हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शॉक के बारे में। शॉक में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है कवर की हुई थी। शॉक का डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद की कॉजेस क्या क्या हैं शॉक के, और कितने टाइप्स के शॉक्स जो है वो होते हैं, मतलब कितने टाइप से रीज़न हो सकते हैं, कितने टाइप के रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसमें हमने बहुत सारे शॉक जो है वो पढ़े हुए थे, जैसे हाइपोवैलेमिक शॉक, कार्डियक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक, रेस्पिरेटरी एंड और भी कुछ अदर कॉजेज़ हैं जिसमें हमें शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है। साथ में हमने पढ़ा था पैथोफिजियोलॉजी, एक जनरलाइज जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद का जो क्लास था उसमें कुछ बच्चों को डाउट था इसमें पैथोफिजियोलॉजी में, तो हम पैथोजेनेसिस से ही स्टार्ट करेंगे कि एक शॉक की जो कंडीशन होती है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और डेफिनेशन जो है क्या क्या डिफाइन करता है हमें। जैसे शॉक इज़ अ स्टेट ऑफ पुअर परफ्यूजन, इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, manifesting with severe pathophysiological abnormalities due to circulatory collapse and tissue hypoxia। ये एक डेफिनेशन है शॉक का। तो इसमें पैथोजेनेसिस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज के क्लास में इंक्लूड करेंगे। साथ में जो है ट्रीटमेंट वाला पार्ट और सेप्टिक शॉक जो है उसके बारे में भी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। इन जनरल जितने भी टाइप के शॉक होते हैं उसमें तीन कंडीशन जो है, या तीन टाइप के जो जो डी अरेंजमेंट्स हैं वो होते हैं, जैसा हमने पहले उसके डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है शॉक के। सबसे पहला के कंडीशन क्या है, रेड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ये भी हमने पढ़ा है पहले। फिर सेकंड कौन सा है, रेड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली अगर सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम या सर्कुलेशन जो है हैम्पर हो रहा है तो वहाँ पे सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो भी हैम्पर होता है टू द सेल एंड टिश्यू विथ रिजल्टेंट एनॉक्सिया। ऑब्वियसली अगर वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो एनॉक्सिया की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड डी अरेंजमेंट क्या है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स एंड टॉक्सिन्स रिलीज फ्रॉम शॉक इंड्यूस्ड सेल्यूलर इंजरी। ठीक है, जो हमने सिक सेल सिंड्रोम पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, लाइसोसोमल एंजाइम्स जब रिलीज होते हैं तो वो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो सेल वॉल्स को डैमेज करने लगता है। तो ये तीन टाइप के जो हैं वो डी अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है सभी टाइप के शॉक में। अब ये जो शॉक होता है इनिशियली बॉडी जो है इसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, बहुत सारी और भी बॉडी में चेंजेस होते हैं इन सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए। लेकिन अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन है, अगर बॉडी इस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर पाता है, तो मतलब अगर सीवियर कंडीशन है, ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं उस पेशेंट का, या ट्रीटमेंट उस पेशेंट को अवेलेबल नहीं होता है, नहीं कर पाता है, तब के केस में शॉक जो है सीवियर हो जाता है और ये जो कंपनसेशन होता है वो कंपनसेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जो तीन टाइप के जो डी अरेंजमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला है रेड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है दो टाइप से हो सकता है, या दो टाइप के मैकेनिज्म में हो सकता है। बाई एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, जिसको हमने हाइपोवॉलेमिक शॉक में पढ़ा था। एक्चुअली अगर उसको एक्सीडेंट हुआ है या फिर ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ है जिसके कारण उसकी जो ब्लड वॉल्यूम जो है वो लॉस हुआ है, जिसके कारण इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो है वो लॉस हमें शो हो रहा है। दूसरी कंडीशन हो सकती है बाय डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम तो बॉडी में है, करेक्ट है, एक प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन जो कार्डियक आउटपुट है उसमें प्रॉब्लम है, कार्डियक आउटपुट उतना नहीं है कि टिश्यू परफ्यूजन जो है प्रॉपर हो पाए। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। जो जो सेकंड है वो किस में फर्स्ट जो है वो हाइपोवॉलेमिक शॉक की कंडीशन में हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन है बाय डिक्रीज कार्डियक आउटपुट विदाउट एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये किस में हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक में और सेप्टिक शॉक की कंडीशन में। सेकंड है, सबसे पहला हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा रेड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। सेकंड हो गया इम्पेयर टिश्यू ऑक्सीजनेशन। ऑब्वियसली अगर ब्लड का परफ्यूज़न जो है वो प्रॉपर नहीं है सेल्स में, तो उन सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं होगी। तो फॉलोइंग रिडक्शन इन द इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम फ्रॉम आइदर ऑफ द अबोव टू मैकेनिज्म, जो हमने दोनों मैकेनिज्म पढ़ा, ये हो सकता है कि
सच में उसको ब्लड लॉस हुआ हो, या फिर ब्लड जो का वॉल्यूम जो है वो प्रॉपर है लेकिन कार्डियक आउटपुट जो है वो प्रॉपर नहीं है। तब क्या हो सकता है, देयर इज डिक्रीज वेनस रिटर्न टू द हार्ट रिजल्टिंग इन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, डिक्रीज वेनस रिटर्न होगा, वेनस रिटर्न कम होगा तो ऑब्वियसली वेनस रिटर्न कम होने के कारण कार्डियक आउटपुट जो है वो भी कम होगा। दिस कंसिक्वेंटली कॉज रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन एंड टिश्यू एंड हेंस टिश्यू एनॉक्सिया विच सेट इन सेल्यूलर इंजरी। ठीक है, अब टिश्यू एनॉक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, परफ्यूजन प्रॉपर नहीं है इसलिए एनॉक्सिया हो रहा है। अब एनॉक्सिया है तो उससे सेल्यूलर इंजरी कैसी हो रही है, कैसे होगी, तो जब हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा था तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ा हुआ था, सिक सेल सिंड्रोम। ठीक है, तो सिक सेल सिंड्रोम जो है वो जैसे सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ उसमें मिली हुई है। और वहाँ पे मैंने बताया था कि सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं। सेल्स कैसे डैमेज होने लगते हैं, जो लाइसोजाइम्स होते हैं, वो लाइसोसोम जो होता है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, और वो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल वॉल को डैमेज करता है। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एसिडिक होता है, लेकिन जब जो एसिडिक होता है, लेकिन जब वहाँ पे परफ्यूजन प्रॉपर नहीं होता है तो उसका जो मीडियम होता है वो चेंज हो जाता है। अब इन सब चीज़ों के कारण क्या है, वो एक्टिवेट होता है, फिर वो एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करता है उस सेल्स के अंदर। वो जो सेल्स जो है वो उसके जो एंजाइम्स हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं वो एंजाइम सेल वॉल को जा करके डैमेज करता है। ठीक है, तो इसी को हमने किस नाम से पढ़ा हुआ था, सिक सेल सिंड्रोम के नाम से। ठीक है, वो आगे भी आएगा। फिर थर्ड है रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। ठीक है, जब टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है और सेल्स जो है वहाँ पे डैमेज होने लगते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो है वो रिलीज़ होने लगते हैं, एक बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म के कारण। ठीक है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म के कारण बहुत सारे वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं वो वहाँ रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन इन बैक्टीरियल वॉल इन सेप्टिक शॉक। ठीक है, सेप्टिक शॉक की कंडीशन में जो है एंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ होता है। और कौन सा बैक्टीरिया रिलीज़ करता है, ग्राम निगेटिव। ठीक है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उससे होने वाला जो सेप्टिक शॉक होता है उसी का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, एंडोटॉक्सिनस टॉक्सिजिनस शॉक। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जब सेप्टिक शॉक जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक स्टिमुलेट मैसिव रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स या फिर साइटोकाइंस, बट अ सिमिलर प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ दिस एजेंट टेक प्लेस इन लेट स्टेज ऑफ शॉक फ्रॉम अदर कॉजेस। ठीक है, जो अदर कॉजेज हैं, यहाँ पे हम सेप्टिसेमिक शॉक की बात कर रहे हैं, तब क्या होता है कि सेप्टिक शॉक जो है वो स्टिमुलेट करता है मैसिव रिलीज को प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेप्टिक शॉक में रिलीज़ हो। ठीक है, जो दूसरे टाइप के जो शॉक हैं उसमें उसका जो एडवांस स्टेज होता है उसमें भी ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो आगे चल करके रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे बताया हुआ है। सेवरल प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आर रिलीज फ्रॉम मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, अदर ल्यूकोसाइट्स एंड अदर बॉडी सेल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1 साइटोकाइंस। ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ लिया है। ये सारे जो नाम मैंने लिया हुआ है, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, यही जो है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। ठीक है, अब इटियोलॉजी के बेस पे हम इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है या पैथोजेनेसिस है हम कैसे कर सकते हैं। हाइपोवॉलेमिक शॉक, चाहे उसका रीज़न हैमरेज हो, ट्रॉमा, सर्जरी, बर्न, डिहाइड्रेशन। सेप्टिक शॉक है, ग्राम निगेटिव सेप्टिसीमिया, ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया, कार्डियोजेनिक शॉक। फिर अदर टाइप्स के जो शॉक हैं सब जो है वो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से क्या होता है, डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज हुआ तो वेनस रिटर्न जो है वो भी कम होगा हार्ट पे। अब वेनस रिटर्न जो है वो अगर कम होता है तो कार्डियक आउटपुट जो है वो कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा तो टिश्यू में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वहाँ पे एनॉक्सिया होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और वो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो सेल्स को डैमेज करता है, और जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं वो शॉक की कंडीशन को डेवलप कराता है। तो ये एक
पैथोलॉजी है ये सारे शॉक की, ठीक है। ये जो दूसरे साइड इटियोलॉजी जो है वो अलग अलग शॉक के लिए इटियोलॉजी है, लेकिन शॉक की कंडीशन में यही सारी चीज़ें जो है वो होता है, चाहे वो हाइपोवोलेमिक शॉक हो, सेप्टिक शॉक हो, कार्डियोजेनिक शॉक हो या अदर टाइप के शॉक हो, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो हमने 3 डी अरेंजमेंट जो पढ़े हैं वो तीनों डी अरेंजमेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में आपको मिलता है। फिर है इफ़ेक्ट, क्या क्या इफ़ेक्ट है, कौन कौन से ऑर्गन पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है एक शॉक वाले पेशेंट में। तो सबसे पहले हम हार्ट की बात करते हैं। हार्ट है तो लो परफ्यूजन है, लो वेनस रिटर्न है, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट जो है वो भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हाइपोटेंशन की कंडीशन रहेगी। फिर टैकीकार्डिया परसिस्टेंट है, अगर शॉक की कंडीशन बनी हुई है, अगर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन उस पेशेंट को नहीं दिया जा रहा है, तो मायोकार्डियल डिप्रेसेंट्स जो है वो रिलीज होता है और अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट जो है वो बंद हो जाता है या कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लंग्स पे क्या होता है, लंग्स पे शॉक की क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो इंटरस्टिशियल ओडिमा होने के कारण गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर ना होने के कारण पल्मोनरी आर्टेरियोवेनस शंटिंग होती है, टैकिपनिया की कंडीशन होती है। फिर एडल्ट या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन जो है उस पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। वैसे ही है मेटाबॉलिक कंडीशन क्या होगी, अगर शॉक है जिसमें हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जो है वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की कंडीशन होती है और उस एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के कारण लैक्टिक एसिडोसिस होती है, ठीक है। तो और लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन जो है उस पेशेंट में देखने को मिलता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का रिलीज होता है जो कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड सीरोटोनिन, ऐसे बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। और इन सब हार्मोन्स के रिलीज़ होने का कारण क्या होता है कि ये जो है बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उन सारे चेंजेस को कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ही ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर परसिस्टेंट शॉक की कंडीशन अगर बनी हुई होती है तो फिर सेल्यूलर चेंजेस में क्या है, परसिस्टेंट अगर शॉक की कंडीशन बना हुआ होता है तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज़ करता है और ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं जो रिलीज़ होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, जिसके कारण सिक सेल सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप होती है। अब ये जो सिक सेल सिंड्रोम जो है वो क्या है, द सिक सेल सिंड्रोम इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द सेल्यूलर पम्प with several causes which include hypoxia, sepsis and hypovolemic and malnourishment, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो मिल करके एक कंडीशन को डेवलप करता है जिसको सिक सेल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किडनी पे क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है साल्ट एंड वाटर का। लेकिन बहुत जो सीवियर केसेस होते हैं, किसी ने उस दिन क्लास में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लो परफ्यूजन कैसे होता है सेल्स पे। इनिशियली जो है वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ होता है, रीअब्जॉर्प्शन साल्ट एंड वाटर का इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस की कंडीशन जो है वो वहाँ पे होने लगता है, क्योंकि परफ्यूज़न वहाँ कम होता है। परफ्यूज़न कम होने के कारण वहाँ पे सेल्स जो है वो डैमेज होता है और वो जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है, मतलब अल्टीमेटली वो रीनल शटडाउन की ओर जो है पेशेंट बढ़ता है। ब्लड में क्या है, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन की कंडीशन जो है वो देखने को मिलता है। जीआईटी में म्यूकोजल इस्केमिया के कारण क्या होगा कि जीआईटी ब्लीड जो है उस पेशेंट में देखने को मिल सकता है, हिमेटोमेसिस मिलेना के रूप में जो है जीआईटी ब्लीड हमें देखने को मिल सकता है। फिर है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक जो है वो ग्राम पॉजिटिव के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, फंगस के कारण, वायरस के कारण या फिर प्रोटोजोअल ओरिजिन के कारण। किसी भी कारण से जो है हमें सेप्टिक शॉक की कंडीशन पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ग्राम निगेटिव सेप्टिसीमिया, ग्राम निगेटिव सेप्टिक शॉक जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, एंडोटॉक्सिक शॉक के नाम से ग्राम निगेटिव सेप्टिसीमिया को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इट अकर ड्यू टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमनली सीन इन मतलब ग्राम निगेटिव के कारण जो होने वाला सेप्टिसीमिया किस में देखने को मिलता है, स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइन, पेरिटोनाइटिस,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिस्टुला, बिलियरी एंड यूरिनरी इन्फेक्शन, ऐसे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जिसमें आपको ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है देखने को मिलता है। अब सिर्फ नाम की हम बात करते हैं कि जो ग्राम निगेटिव सेप्टिसीमिया है उसको हम एंडोटॉक्सिक शॉक के नाम से क्यों जानते हैं। तो एंडोटॉक्सिक शॉक कैसे, एंडोटॉक्सिक एंड एक्सोटॉक्सिक। एक्सोटॉक्सिस मतलब जो बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है उसमें या फिर जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसके जो सेल वॉल्स जो होते हैं, जब ये बैक्टीरिया जो है वो डेड हो जाते हैं, जब बैक्टीरिया जो है वो डेड हो जाता है तो उसके सेल्स उसके जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, और उस सेल्स के डैमेज होने के कारण जो टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ होता है, या फिर वो जो सेल्स जो है वो सेल जो है किसका, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल है वो एक टॉक्सिन के रूप में काम करता है, तो उसी को जो है हम एंडोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए हम जो ग्राम निगेटिव सेप्टिसीमिया के कारण होने वाले जो शॉक हैं उसको हम एंडोटॉक्सिक शॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक सेप्टिक शॉक का डेफिनेशन है। आगे हम जो है पैथोफिजियोलॉजी, सेप्टिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब चीज़ जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।